नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आय के विभिन्न चक्रीय प्रवाह मॉडलों का अध्ययन करेंगे, जिनमें शामिल हैं 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय एवं 5 क्षेत्रीय मॉडल। सबसे पहले आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, निवेश और बचत आदि के माध्यम से आय और व्यय का अंतहीन प्रवाह, जो एक अर्थव्यवस्था में आय और व्यय के बीच संबंधों को दर्शाता है। चक्रीय आय प्रवाह मॉडल प्रमुख विनिमय प्रक्रियाओं को आर्थिक इकाइयों के मध्य धन, वस्तुओं और सेवाओं आदि के प्रवाह के रूप में दर्शाता है। आर्थिक इकाइयों से तात्पर्य उत्पादन क्षेत्र, परिवार, सरकार, वित्तीय क्षेत्र व विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं से होता है। अब बात करते हैं हम आय के चक्रीय प्रवाह के द्विक्षेत्रीय मॉडल की। चक्रीय आय प्रवाह के बुनियादी 2 क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्रों, परिवार तथा फर्म के बीच होने वाले चक्रीय मौद्रिक प्रवाहों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें केवल 2 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, परिवार और फर्म। परिवार को व्यक्तिगत या घर और फर्म को व्यवसाय या उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। परिवार फर्म को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और इसके बदले में वे फर्म से साधनों के प्रतिफल के रूप में मौद्रिक आय प्राप्त करते हैं। परिवार अपनी आय उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर व्यय करते हैं, जो उत्पादक क्षेत्र की आय होती है। इस प्रकार आय का एक चक्रीय प्रवाह निर्मित होता है। इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पर व्यावसायिक फर्में हैं एक तरफ और दूसरी तरफ परिवार हैं। तो जो ये काले उसमें दिखाया गया है, ये वास्तविक प्रवाह को दिखाता है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को दिखाता है। जबकि जो ऊपर वाला ये दिखाया गया है उपभोग व्यय, ये मौद्रिक मुद्रा के रूप में है। ये परिवार से व्यावसायिक फर्म को उपभोग व्यय जो भी होता है वो व्यावसायिक फर्मों को आय के रूप में प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से साधन भुगतान, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, ये जो है व्यावसायिक फर्में परिवार को देती है, यानी कि व्यक्तियों को देती है। तो ये इस प्रकार से परिवार की आय होती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। अब बात करते हैं हम 3 क्षेत्रीय मॉडल की। आय के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल में 3 क्षेत्र होते हैं, परिवार, फर्म और सरकार, यानी कि इसमें सरकार भी ऐड हो जाती है। इस मॉडल में सरकार के क्रियाकलाप भी आय के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। सरकार के क्रियाकलापों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक सरकारी राजस्व और दूसरा है सरकारी व्यय। सरकारी राजस्व में सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व आय शामिल हैं, जैसे कर, सरकारी उपक्रमों द्वारा अर्जित आय, स्टाम्प शुल्क आदि। इसी प्रकार से दूसरी मद है या दूसरा भाग है क्रियाकलापों का सरकारी व्यय। इसमें सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों पर किया गया व्यय शामिल है, जैसे सरकारी प्रशासन व्यय, वेतन तथा भत्ते, पेंशन, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्रय, वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, अनुदान या आर्थिक सहायता आदि। इस प्रकार के खर्च इसमें शामिल होते हैं, जो 3 क्षेत्रीय मॉडल होता है। ये 3 क्षेत्रीय मॉडल है। परिवार और फर्म के मध्य वही संबंध है जो पहले बताया था, लेकिन परिवार और फर्म का अब सरकार से भी संबंध होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्में होती हैं वो सरकार को कर और वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराती है। बदले में सरकार फर्मों को अनुदान देती है और वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय होता है वो करती है सरकार, तो वो फर्मों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से परिवार के साथ सरकार का संबंध देखें तो सरकार हस्तांतरण भुगतान करती है, जैसे पेंशन वगैरह देना, भत्ते वगैरह देना। और दूसरा है साधन भुगतान, जो कि सरकार सेवाएं प्राप्त करती है परिवार से, तो उनके साधन का भुगतान ये करती है। और परिवार जो है वो कर और साधन सेवाएं जो है सरकार को देता है।
तो इस प्रकार से आप ये 3 क्षेत्रीय मॉडल यहाँ पर दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 4 क्षेत्रीय मॉडल की। आय के चक्रीय प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल में 4 क्षेत्र होते हैं: परिवार, व्यावसायिक फर्में, सरकार तथा शेष विश्व क्षेत्र यानी कि बाह्य क्षेत्र। इसमें वित्तीय क्षेत्र शामिल नहीं है, यानी कि चौथे क्षेत्र के रूप में इसमें क्या है शामिल? शेष विश्व या बाहरी क्षेत्र। शेष विश्व क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र भी कहा जाता है। शेष विश्व क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यह मॉडल खुली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रकार के आय प्रवाह शामिल होते हैं: विदेशी व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात, और दूसरा आय प्रवाह जो है वो है पूंजी का अंतर प्रवाह व बहिर्प्रवाह। विदेशी क्षेत्र यह कार्य केवल वित्तीय क्षेत्र की उपस्थिति में करता है, इसलिए 4 क्षेत्रीय मॉडल में ये वाला आय प्रवाह शामिल नहीं होगा। 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक को वस्तुओं और सेवाओं के बदले दूसरे से कुछ भुगतान प्राप्त होते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का नियमित चक्रीय प्रवाह उत्पन्न करते हैं। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन की शर्त इस प्रकार से है कि y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ब्रैकेट में। तो यहाँ पर c उपभोग है, i निवेश है, g सरकारी व्यय, x निर्यात और m आयात है। x माइनस m विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय है। इस प्रकार से यानी कि ये संतुलन शर्त जो है यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, और इनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं कि क्या अर्थ है CIGXMY का। ठीक है, y का अर्थ है राष्ट्रीय आय। अच्छा, ये इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 क्षेत्रीय मॉडल दिखा सकते हैं। इसमें चौथा क्षेत्र जो है वो विदेशी क्षेत्र शामिल हुआ है। पहले के 3 क्षेत्रों के मध्य जो संबंध था वो पीछे भी हमने देखा है, वही रहेगा, लेकिन इसमें विदेशी क्षेत्र एक चौथा क्षेत्र शामिल होगा, जो कि निर्यात मूल्य और आयात मूल्य 2 रूपों में आय का प्रवाह करेगा। निर्यात मूल्य जो है विदेशी क्षेत्र से परिवार, सरकार और फर्म को प्राप्त होंगे, और आयात मूल्य जो होंगे वो परिवार से विदेशी क्षेत्र, सरकार से और फर्म से विदेशी क्षेत्र को प्राप्त होंगे। तो ये 4 क्षेत्रीय मॉडल है। आगे बढ़ते हैं, 5 क्षेत्रीय मॉडल की बात करें तो इसमें 4 क्षेत्र मॉडल में वित्तीय क्षेत्र को जोड़ा जाता है। इस प्रकार 5 क्षेत्र मॉडल में शामिल होते हैं परिवार, फर्म, सरकार, शेष विश्व, और 5वें नंबर पर आता है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र का विस्तार घरेलू सीमाओं के अतिरिक्त शेष विश्व में भी होता है, इसलिए इसे आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल के अंतर्गत 5वें क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है, न कि चौथे क्षेत्र के रूप में। वित्तीय क्षेत्र में घरेलू, विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं, और ये बैंकिंग व गैर बैंकिंग संस्थान होते हैं जो जमा और उधार में संलग्न रहते हैं। परिवारों से ये बचत के रूप में जमा प्राप्त करते हैं, और फर्मों व सरकारी क्षेत्रों में ये निवेश के रूप में ऋण देते हैं। मुद्रा इस तरह के आदान प्रदान को सुचारू रूप से सुगम बनाती है। घरेलू वित्तीय क्षेत्र, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा अभी कि वित्तीय क्षेत्र में 3 प्रकार के संस्थान हैं: घरेलू, विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। घरेलू वित्तीय क्षेत्र घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, फर्म, परिवार व सरकार घरेलू वित्तीय क्षेत्र से निवेश के लिए ऋण लेते हैं और ऋणों की वापसी व बचत करते हैं। यानी कि जो अर्थव्यवस्था के अंदर ही, देश के अंदर ही जो वित्तीय क्षेत्र है, वित्तीय संस्थान है, उनसे ये ऋण लेते हैं और ऋणों की वापसी करते हैं इनको, और बचत जो होती है वो जमा के रूप में इसमें इन संस्थानों में शामिल करते हैं, जमा करते हैं। विदेशी वित्तीय क्षेत्र अन्य कोई देश, यानी कि कोई एक देश है, कोई भी एक देश मतलब, या विदेश कह लीजिए, अपने घरेलू वित्तीय क्षेत्र, यानी कि जो एक देश के लिए क्या होगा, जिस देश की हम बात कर रहे हैं उस देश के लिए क्या होगा, विदेशी वित्तीय क्षेत्र होगा, जो कि विदेश के लिए उसका अपना घरेलू वित्तीय क्षेत्र है।
तो एक विदेश अपने घरेलू वित्तीय क्षेत्र से निवेश के लिए ऋण प्राप्त करता है, ऋणों की वापसी करता है उसे, और बचत करता है, यानी कि जो बचत होती है वो अपने घरेलू वित्तीय क्षेत्र में या अपने घरेलू वित्तीय संस्थानों में वो बचत के रूप में जमा करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि IMF, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, तो अन्य बैंक भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इन संस्थाओं से घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक तथा विदेशी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक दोनों ही निवेश के लिए ऋण प्राप्त करते हैं, वो उनकी अदायगी करते हैं। इसमें वो अपनी बचतें जमा नहीं करते, केवल इनका संबंध होता है ऋण की अदायगी से और प्राप्ति से। तकनीकी रूप से जब तक उधार यानी कि ऋण जमाओं के बराबर है तब तक परिपत्र प्रवाह यानी कि चक्रीय प्रवाह जो है वो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। तकनीकी रूप से 5 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन की शर्त भी ठीक उसी प्रकार की है, यानी कि वही शर्त है जो 4 क्षेत्रीय मॉडल में थी, क्योंकि ये भी खुली अर्थव्यवस्था होती है और वो भी खुली अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ पर 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं, एक पूंजी का बहिर्प्रवाह और दूसरा है पूंजी का अंतर्प्रवाह। पूंजी का बहिर्प्रवाह क्या होता है कि घरेलू वित्तीय बाजार या संस्थाओं से विश्व के अन्य देश या देशों द्वारा लिया जाने वाला ऋण तथा घरेलू क्षेत्रक या क्षेत्रों को द्वारा, यानी कि फर्म, परिवार, सरकार में से कोई एक, 2 या तीनों, या फिर खुद घरेलू वित्तीय बाजार द्वारा विदेशी ऋण का अगर भुगतान किया जाता है तो ये दोनों ही चीज़ें पूंजी के बहिर्प्रवाह के रूप में जानी जाती हैं। पूंजी का अंतर्प्रवाह की बात करें तो विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिया जाने वाला ऋण घरेलू क्षेत्रों के द्वारा तथा विश्व के अन्य देश या देशों द्वारा घरेलू वित्तीय बाजार या संस्थाओं से लिया गया ऋण का भुगतान, जो उन्होंने ऋण लिया है विदेशों ने, उसका भुगतान पूंजी के अंतर्प्रवाह के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको पूंजी का अंतर्प्रवाह कहते हैं। तो ये 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। आइए अब हम 5 क्षेत्रीय मॉडल को देखते हैं। 5 क्षेत्रीय मॉडल को इस प्रकार से दिखाया जा सकता है जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। 4 क्षेत्रीय मॉडल को हम पीछे देख चुके हैं। 5वें क्षेत्र है वित्तीय क्षेत्र। तो ये किस प्रकार से संबंधित है इसमें, ये सरकार, परिवार, फर्म, इन तीनों को निवेश हेतु ऋण प्रदान करता है और बदले में ये तीनों क्षेत्र क्या करते हैं, ऋण की अदायगी करते हैं और बचतों के रूप में जमा देते हैं, मतलब इनको जमा के रूप में मुद्रा देते हैं, ठीक है, धन देते हैं वित्तीय क्षेत्र को। और इसी प्रकार से वित्तीय क्षेत्र क्या करता है, बाह्य क्षेत्र को यानी कि शेष विश्व को भी ये क्या करता है, निवेश हेतु ऋण देता है और उनसे ऋण की अदायगी और बचतें प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये 5 क्षेत्रीय मॉडल आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।